मॉर्निंग बच्चों। आज फिर एक नए चैप्टर के साथ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में इसमें बड़ा क्वेश्चन एक आता है यूरोपीय संघ और आसियान से संबंधित। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले यूरोपीय संघ की शुरुआत कैसे हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो अमेरिका ने पश्चिम यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी सहायता प्रदान की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आता, मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना क्या है कि यूरोपीय संघ के देशों की जो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अमेरिका ने जो कोशिश की थी या जो योजना बनाई थी उसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना के तहत क्या हुआ था कि 1948 में एक आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। तो अपने को एक ये याद करना है, पहले आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। 1949 में यूरोपीय परिषद का एक गठन किया गया था। यूरोपीय परिषद का गठन एक्चुअली राजनीतिक सहयोग के लिए किया गया था। इसी तरह से आगे चलते हुए 1957 में पूंजीवाद देशों के आर्थिक एकीकरण के लिए एक यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बना। 1992 में 1992 में मॉन्स्ट्रेट संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो अगर सवाल आता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो अपन क्या लिखेंगे 1992 में, 92 में, यानी 1992 1992 में मॉन्ट्रेट संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। अब इसका गठन एक तरह से देख लेते हैं हम। यूरोपीय संघ के गठन में संगठन में क्या था। तो फरवरी 1992 में मॉन्ट्रेट संधि के तहत यूरोपीय संघ बना। प्रारंभ में ये आर्थिक संगठन के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये राजनीतिक संगठन की तरह भी कार्य करने लगा। अब जब ये राजनीतिक संगठन के तौर पे कार्य करने लगा तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास अपना एक अलग इन्होंने झंडा लिया जो सभी देशों के लिए काम करता था। इनका एक राष्ट्रगान अलग से था। यूरोपीय संघ की अलग मुद्रा भी थी, जिसे यूरो मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ये एक सवाल बहुत पूछा जाता है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम। तो यूरो जो है वो इसकी मुद्रा का नाम था। ये अब एक स्वयं एक विशाल संगठन, क्या एक राष्ट्र के रूप में कार्य करने लगा। अब बना तो ये आर्थिक संगठन के लिए था, लेकिन धीरे धीरे एक राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आने लगा। इसके उद्देश्य ये थे कि सभी जो इसके संघ के देश थे उन सभी की एक समान विदेश नीति थी। आंतरिक मामले और न्याय से जुड़े मामलों पर एक दूसरे का सहयोग करना, एक समान मुद्रा का चलन करना, यानी आपस में व्यापार करते हुए बड़ा आसानी हो जाएगी जब एक जैसी मुद्रा होगी। तो उसके बाद वीज़ा मुक्त आवागमन, यानी एक देश से जो यूरोप के जो देश थे जो इसके संगठन के अंदर थे, वो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किसी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। बिना वीज़ा के भी व्यक्ति एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में आ सकता था। अब इस आता है इसकी विशेषताएं क्या थी। इसकी विशेषताएं, चूंकि मैंने जैसे पहले बताया था ये आर्थिक संगठन था, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करने लगा। तो यूरोपीय संघ का राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत अधिक था। विश्व व्यापार में अमेरिका से भी 3 गुना अधिक इसकी हिस्सेदारी थी, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर इनकी हिस्सेदारी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। पूरे अमेरिका से भी 3 गुना हिस्सेदारी थी। इसकी मुद्रा जो थी यूरो, वो भी अमेरिका के डॉलर के बराबर की थी, यानी उसके लिए डॉलर के लिए भी एक खतरा हो चला था। इसकी मुद्रा इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी। इसके यूरोपीय संघ के 2 सदस्य, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे। तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर थी। सैन्य शक्ति के रूप में विश्व की सबसे बड़ी, दूसरी, अपन सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, दूसरी बड़ी सेना थी। यूरोपीय संघ के 2 देश जो थे, जैसा हमने बताया था वीटो पावर भी है, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो थे सुरक्षा परिषद के अपने स्थायी सदस्य तो थे ही, साथ में इनके पास परमाणु हथियार भी थे। तो यानी इनकी अपन ये कह सकते हैं कि इनकी सैन्य शक्ति भी बड़ी स्ट्रांग थी। विश्व व्यापार संगठन के अंदर ये एक समूह के तौर पर, एक महत्वपूर्ण समूह के तौर पर ये कार्य करने लगा। तो इसका अपन ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में एक अलग इसका प्रभाव था, जो कि आर्थिक रूप से ही नहीं, समाज अपने राजनीतिक रूप से भी दबदबा रखने लगा, और आंतरिक मामलों में यूएनओ में इसकी अच्छी पकड़ थी। तो ये अपना यूरोपीय संघ के बारे में होगा। तो अगर यूरोपीय संघ के बारे में सवाल आता है तो अपने एक तो इसका संगठन कब बना, ये इसका क्या उद्देश्य था और इसकी क्या विशेषताएं थी, ये अपने को इसमें लिखना है। अब दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है अपने पास आसियान।
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान, उसके बारे में। तो आसियान जो है ये एक्चुअली दक्षिण पूर्वी जो एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन था। इसकी स्थापना 1967 में 5 देशों के द्वारा की गई थी। बैंकॉक के अंदर घोषणा पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की थी। प्रारंभ के अंदर जो इसके देश थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये कुल 5 देश थे। वापस से देख लो, इनको याद करना है आपको। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 5 देश और आ गए थे। इस प्रकार से कुल 10 देश हो गए थे। बाद में जो 5 देश आए थे उनमें थे ब्रुनई, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये इसके जुड़ गए थे। अब इनका जो उद्देश्य था वो था आर्थिक विकास तेज करना, यानी आपस में मिलकर आप एक दूसरे का सहयोग करना, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, कानून और शासन को सुधारना और आपस में मिलजुल कर रहना, संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। मेन इनका सबसे बड़ा काम ये था कि आपस में जो ये इनके लड़ाई झगड़े थे उनको किसी तरह से आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा सुलझा लिया जाए और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखना, उसके स्थायित्व को बढ़ाना। मेन सबसे बड़ा इनका मुद्दा यही था। अब इसमें एक सवाल आता है, आसियान शैली से आप क्या समझते हैं? आसियान शैली किसे कहा गया? असल में इनका जो तरीका था आपस में सहयोगात्मक रूप से और टकराव रहित, उसी शैली को एक नाम दिया गया था। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण इन्होंने पेश किया था। आसियान के काफ़ी इन्होंने यश कमाया था, जिसे ही आसियान शैली कहा गया। और इसके कारण इन्होंने आपस में बैठकर टकराव रहित, एक दूसरे से सहयोग करके, मेल मिलाप करके, आपस में जो एक तरह से कह सकते हैं विभिन्न देशों के बीच में, जो पड़ोसी देशों के बीच में टकराव की स्थिति होती है, उसको बातचीत के द्वारा सॉल्व करके और विकास, तेजी से विकास की ओर अग्रसर हुए। और क्योंकि ये माना जाता है कि एशियान सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बन गया। अब इसके 3 स्तंभ कौन कौन से थे? आसियान के 3 स्तंभ, एक तो पहला है आसियान सुरक्षा परिषद, कि आपस में सदस्य देशों के विवादों को सुलझाना और शांति सहयोग को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य था। जो आसियान सुरक्षा परिषद 3 स्तंभ थे, सुरक्षा परिषद, आर्थिक समुदाय और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो सुरक्षा परिषद का मेन काम क्या था कि सदस्य देशों के विवादों को सुलझाना, शांति सहयोग को बढ़ावा देना। आर्थिक समुदाय का जो था, आसियान आर्थिक समुदाय दूसरा स्तंभ जो था उसका था कि आपस में साझा व्यापार करना, मुक्त व्यापार करना, आपस में कर नहीं लगाना, आर्थिक विवादों को, जो आर्थिक अपने व्यापारिक क्षेत्र के जो विवाद थे उनको आपस में बैठकर सुलझाना। तीसरा जो आता है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समुदाय, यानी जो इनके बीच में जो देश हैं वो एक दूसरे की सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देंगे, एक दूसरे के सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देंगे। यानी सभी क्षेत्रों में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनका आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देना, एक दूसरे को विकास करने की और अग्रसर करना। अब उसके बाद हमारे पास एक आता है आसियान विजन 2020। अब ये आसियान विजन 2020 क्या है? तो आसियान विजन 2020 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई, क्योंकि इनका मेन, जैसे बताया था, ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इनका आपस में जो टकराव था, जो बातचीत से हल निकालने का, वो एक विज़न था जिसको इन्होंने नाम दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्राथमिकता दी गई। आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत द्वारा समस्याओं को हल निकालने पर महत्व दिया गया, क्योंकि छोटे छोटे देश थे, इनकी अर्थव्यवस्था भी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। तो इन्होंने तो ये देखा भाई अपन टकराव कब तक आपस में लड़ते रहेंगे, तो बातचीत द्वारा समस्याओं को हल किया जाए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति भी हमारी समृद्ध हो। एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश मामलों की ओर ध्यान दिया गया देना। आसियान एक ऐसा मात्र संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व की शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा मामलों के चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना। नियमित बैठकों का इनका सबसे बड़ा क्या था कि ये दूसरे देशों को भी बुलाते थे। ऐसा नहीं है कि जब इनकी बैठकें होती है दूसरे देशों को भी बुलाते हैं, नियमित बैठकें होती हैं और एक ऐसा मंच प्रोवाइड करवाते थे, एक ऐसा मंच इनको मिलता था दूसरे देशों के साथ, जहाँ पे ये दूसरे देशों के साथ भी संबंध स्थापित कर सके। तो ये इनका विज़न 2020 था।
अब उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है कि ये दो तो थे संगठन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम इन जो एशिया के जो संगठन हैं उन्हीं के बारे में, यूरोप के, एशियन के, इसी तरह से अब हमारे पास एक चीन आ जाता है। चीन भी एक विशाल अपने अर्थव्यवस्था और एक महाशक्तिशाली देश के तौर पर उभर कर आ रहा है। तो हमारे टॉपिक में एक ये भी मुद्दा है कि चीन के बारे में। चीन जो है भारत का अपना विशाल पड़ोसी देश है, एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, क्योंकि विश्व के अंदर एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भी ये जाना जाता है। अब पहले ये इस तरह का स्थिति इसकी नहीं थी जितनी अब इसकी बढ़ोतरी हुई है। 1978 के बाद में चीन की आर्थिक स्थिति में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। अब जिस हिसाब से ये आगे की और इसकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक सफलता के तौर पर ये बढ़ रहा है, महाशक्ति के तौर पर बढ़ रहा है, तो ये माना जा रहा है कि 2040 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जो कि अमेरिका है उससे भी आगे निकल जाएगा। यानी इसका रफ्तार जो है, वृद्धि की रफ्तार, आर्थिक स्थिति वृद्धि की रफ्तार इतनी तेज है। अब ये विशाल भूभाग आबादी, अपने को पता ही है चीन सबसे बड़े, विश्व के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इसका बहुत बड़ा अपने भूभाग पर संसाधन भी इसके पास बहुत है। विश्व के अंदर इसकी आबादी भी ज़्यादा है, संसाधन भी इसके पास काफ़ी है। राजनीतिक प्रभाव और अर्थव्यवस्था इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर इसके प्रभाव को कई गुना कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो आती है ना, राजनीतिक प्रभाव भी, संसाधन है, जिस देश के पास संसाधन है, दिखती बात है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अब जब आर्थिक स्थिति अच्छी है, अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि हो रही है, तो विश्व की राजनीति के अंदर भी इसका एक प्रभाव होगा। सन 1950 में माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी। 1949 में इसकी मेन जो है, माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी। और यहाँ इन्होंने फिर उसके बाद साम्यवाद को अपनाया। जैसे सोवियत संघ के अंदर साम्यवाद को अपनाया गया था, वहाँ 1919 के अंदर हुई थी, या 1949 के में हुई थी, यहाँ साम्यवाद को अपनाया गया। अब ये आर्थिक रूप से उस टाइम पिछड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था। अब चूँकि साम्यवाद है तो पूंजीपति देश जो थे या पूंजीवादी जो देश थे उनसे इन्होंने रिश्ता अलग कर लिया और एक अपने आप को एक तरह से संकुचित कर लिया था। अब इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, जब आप पूंजीवादी देशों से रिश्ता नहीं रख रहे हो तो इनके पास जो अपने संसाधन थे उन्हीं को ही उन्होंने इस तरह से अपनाना था कि उन्हीं से काम चलाना था। चीन के पास अपने संसाधनों के अलावा, गुजारा करने के अलावा अब कोई रास्ता भी नहीं था। अच्छा, खेती यहाँ की बहुत अच्छी है, वहाँ पे भी उसी तरह से इन्होंने साम्यवाद के तौर पे, क्योंकि उस खेती से इनके पास पैसा बहुत आता था, तो इन्होंने उस पैसे को निकाल कर, जो खेती से पूंजी बचती थी उससे निकाल कर इन्होंने उद्योगों में लगाना था। चीन के पास में विदेशी मुद्रा की भी कमी नहीं थी, लेकिन पहले तो इनके पास, जब इन्होंने अपने पूंजीवादी देशों से, तो धीरे धीरे विदेशी मुद्रा में भी इनकी कमी आने लग गई। और पहले तो इसकी रोजगार की स्थिति अच्छी थी, लेकिन रोजगार की अच्छी, आर्थिक विकास दर भी 5 से 6% की आर्थिक विकास दर भी थी। लेकिन हुआ क्या कि आपके पास रोजगार की स्थिति अच्छी है, लेकिन अर्थव्यवस्था भी 5 से 6% की वृद्धि, लेकिन जनसंख्या भी तेजी से इनकी वृद्धि कर रही थी, वो सबसे ज़्यादा इनके लिए नुकसानदेह थी। लेकिन इसके लिए इनको जो आर्थिक वृद्धि दर या जो थी वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इनकी जनसंख्या में वृद्धि तेजी से थी। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल करना शुरू किया। अब इनका उत्थान कब हुआ? इनका मेन उत्थान हुआ 1972 से, यानी 1972 में चीन ने राजनीतिक और आर्थिक जो एकांतवास चल रहा था, क्योंकि साम्यवाद अपना लिया था, साम्यवाद के कारण ज़्यादातर देशों से इन्होंने अपने संबंध तोड़ने पड़े, क्योंकि ज़्यादातर देश जो पूंजीवादी देश थे उनसे संबंध हटाने पड़े। 1972 में इन्होंने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को छोड़कर जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध स्थापित किया। अपने को पता है कि पूंजीवाद का एक पर्याय माना जाता है अमेरिका, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं नेतृत्व करता है पूंजीवाद को, तो इन्होंने उसके साथ संबंध स्थापित किए। दिसंबर 1978 में इन्होंने एक मुक्त द्वार की नीति लागू की। एक सवाल आता है कि मुक्त द्वार की नीति किस देश ने लागू की? एक नंबर का सवाल ये पूछा जाता है, ये अपने को याद करना है। चीन के द्वारा 1978 में मुक्त द्वार की नीति लागू की, जिसके द्वारा क्या किया गया कि जब अपने ओपन मार्केट में आ गए तो विदेशी कंपनियां भी आएंगी, विदेशी कंपनियों के साथ संबंध भी इन्होंने बनाए। अब वो उसके पश्चात ये तीव्र गति से आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। अब इन्होंने पूंजीवाद की ओर अग्रसर होना शुरू किया।
इन्होंने सबसे पहले 1982 में खेतों का अपना कृषि का निजीकरण किया। 1998 में इन्होंने उद्योगों का निजीकरण किया। अब जब कृषि का निजीकरण किया तो कृषि उत्पाद और ग्रामीण आय में तेजी से वृद्धि हुई, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, और 2001 में डब्ल्यूटीओ में शामिल हो गया, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल हुआ। नई आर्थिक नीतियां जो इन्होंने स्टार्ट की, उससे इसकी चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ, और धीरे धीरे वो चीन की जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जो एक मजबूत आर्थिक, अपने कह सकते हैं एक आर्थिक शक्ति के तौर पर, या एक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया। तो पहले इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनके जो आर्थिक 1972 के बाद इन्होंने अपने आप को सुधारना शुरू किया, और जब से इन्होंने एक तरह से अपन कह सकते हैं उदारीकरण का दौर इन्होंने स्टार्ट किया, और उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू किया। एक आपको 1978 का याद करना, मुक्त द्वार की नीति, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अब आता है भारत और चीन के संबंध कैसे थे, कैसे रहे हैं। अब देखो, भारत और चीन के पहले संबंध आज़ादी के बाद में दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे, और एक नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। लेकिन चीन के साथ 1962 में जो युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात दोनों के संबंध खराब होने शुरू हुए। वो हम एक आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या किस कारणों से, किन कारणों से चीन के साथ हमें युद्ध लड़ना पड़ा, और उसके बाद हमारे कूटनीतिक संबंध आपस में दोनों देशों ने एक दूसरे से ख़त्म कर दिए, और ये संबंध 1976 तक इनके कूटनीतिक संबंध हमारे बंद रहे, यानी खराब रहे। शीत युद्ध के पश्चात भारत और चीन के संबंधों में थोड़ा सुधार आया। अपने राजीव गांधी ने चीन के दौरे के साथ, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 में, उसके बाद उन्होंने काफ़ी संबंध सुधारे। 1988 में वो चीन की यात्रा पर भी गए, और वहाँ पे उनके साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। तो ये चीज़ हमें चीन के बारे में इतना कुछ याद करना है, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। एक्चुअली चीन की आर्थिक उत्थान और चीन की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब दो देश और हैं, जापान और दक्षिण कोरिया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जापान, अपने को पता ही है कि जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सोनी है, पैनासोनिक है, होंडा, सुजुकी, ये नाम आते सारे अपने दिमाग में आ जाता है कि ये जापान के ब्रांड हैं। जापान एशिया का ही एक पूर्व में स्थित द्वीपीय देश है, समुद्र के बीच में आया हुआ है, और विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम की विभीषिका झेली है, और कहीं पे भी उसके बाद नहीं हुआ, ना उससे पहले हुआ। जापान एक पहला देश है जहाँ पे अपने को पता ही हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम का अटैक हुआ था। G7 यानी ग्रुप 7 देश, जो कि सारे विकसित देश हैं, उसमें शामिल होने वाला एशिया का एकमात्र देश जापान है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान की। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये दूसरे नंबर का राष्ट्र, यानी सबसे ज़्यादा बजट देने वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पैसा दिया जाता है, बजट दिया जाता है, बजट के लिए जो पैसा दिया जाता है, अंशदान उसको अपन कहते हैं, तो वो सेकंड नंबर का देश है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद वो उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी मतलब फेमस है, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है। कच्चे माल का वो पूरा आयात करता है, उसके पास संसाधनों की कमी होते हुए भी वो एक अपन ये कह सकते हैं हाई टेक्नोलॉजी के उत्पाद बनाने में विश्व में जापान का जो सैन्य व्यय है वो 7वां स्थान पर आता है। और जैसे मैंने बताया, सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, ये प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है। अब उसके बाद एक और अपने जो आर्थिक स्थिति अच्छी है, एशिया महाद्वीप में देश है, वो है दक्षिण कोरिया। ये भी एशिया महाद्वीप में ही है। इसकी राजधानी सियोल है। ये हान नदी, ये सियोल जो है यहाँ से एक हान नदी होकर गुजरती है। इसको हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कोरियाई प्रायद्वीप जो है दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में विभाजित हो गया। दो कोरियाई देश है, अपने को पता है, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिण कोरिया है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ये दोनों अलग अलग हो गए थे। ये दक्षिण कोरिया की भी टेक्नोलॉजी उच्च टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, बहुत स्ट्रांग है। दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार,
ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास शामिल है। इसके जो मेन प्रोडक्ट जो अपन भी काम में लेते हैं घरों में, सैमसंग मोबाइल भी आते हैं, टीवी भी आते हैं, फ्रिज भी आते हैं, एलजी के जो है, एलजी की कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, किया है, ये दक्षिण कोरिया के प्रमुख ब्रांड है। तो इसी के साथ ही अपना चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। तो आपको इसमें मेन जो बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं, एक तो यूरोपीय संघ के बारे में और एक आता है आसियान के बारे में, और छोटे क्वेश्चन मैंने बीच बीच में जैसे बताया उनको अपने को तैयार करना है।